हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है स्टॉक मार्केट में वो देना चाहता हूं। और ये मैसेज ऑलमोस्ट 250 वीडियोस के आसपास बाद में मैं लेकर आ रहा हूं, क्योंकि 250 वीडियोस आ चुकी हैं चैनल पर। तो ये देने का रीज़न क्या है? ये देने का रीज़न यही है कि मैं जितनी मर्जी आपको बाकी सारी चीज़ें समझा लूँ, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और इस पर्टिकुलर मैसेज को आप नहीं समझ पाते हैं तो शायद वो मिस्टेक सेम अगेन एंड अगेन होती रहेंगी जो शायद अभी तक होती आई हैं। तो वो मैसेज है क्या? वो मैसेज है कि स्टॉक मार्केट की जो लर्निंग है ओवरऑल वो 5 पार्ट्स में बटी हुई है। वो 5 पार्ट्स हैं स्टॉक मार्केट की टोटल लर्निंग के। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सबसे पहला पार्ट है इस ओवरऑल स्टॉक मार्केट को समझना कि ये स्टॉक मार्केट फंक्शन कैसे करती है। ये फंक्शन करने में इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स आते हैं। एक तो जो ह्यूमन बिहेवियर है वो चीज आती है, एक ऑपरेटर्स का जो गेम प्लान है, ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, ये चीज समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब तक हम ऑपरेटर्स के गेम प्लान को नहीं समझ पाते तब तक स्टॉक मार्केट का बेस ही नहीं बनता। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स कौन होते हैं और ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं। अगर मैं बुक्स के साथ इसकी बात करूं तो बुक्स के साथ इसको समझने का जो तरीका है वो ये है कि इससे रिलेटेड एक बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है द रेमिनिसेंसेस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। द रेमिनिसेंसेस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर, ये ऑलमोस्ट 100 इयर्स बैक लिखी हुई बुक है, तो आजकल की बुक नहीं है। लेकिन क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कभी चेंज नहीं होता तो ये चीज एज इट इज अप्लाई होती है। एक और बुक इससे रिलेटेड है, मार्केट सेंस एंड नॉन सेंस। ये बुक लिखी हुई है जैक डी स्वेगर, जिसने मार्केट में मार्केट विजर्ड, न्यू मार्केट विजर्ड एंड अननोन मार्केट विजर्ड्स, ये 3-4 बुक्स और लिखी हुई हैं, मार्केट सेंस एंड नॉन सेंस। तो ये 2 बुक्स हैं जो ओवरऑल ऑपरेटर्स के गेम प्लान को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बिजनेस को समझना। यहां पर मैंने एक चीज देखी है, जो एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि जो इंसान टेक्निकल बेस पर ट्रेड कर रहा है वो सिर्फ टेक्निकल पर कर रहा है, जो फाइनेंशियल्स के बेस पर कर रहा है, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, वो सिर्फ फंडामेंटल्स के बेस पर कर रहा है, और जो इन दोनों को बिना देखे कर रहा है वो सुनो सुनाई बातों पर कर रहा है, टीवी देखकर कर रहा है, टिप्स लेकर कर रहा है। तो ऐसे बात नहीं बनती। यहां पर सबसे पहले ऑपरेटर्स के गेम प्लान को समझना जरूरी है कि मार्केट नीचे क्यों नहीं गिरता है, गिरता है तो कहां तक गिरता है, क्यों वापस आ जाता है। इसको लेकर हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं पूरी। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो आती हैं फाइनेंशियल बिजनेस एनालिसिस की। अगर हम बिजनेस को नहीं समझते हैं ना कि ये बिजनेस आगे चल के क्यों ग्रो करेगा और इसी बिजनेस में क्यों पैसे लगाने चाहिए, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और बिजनेस को समझने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लाइफ को बेसिक तरीके से समझने का है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक बुक पढ़ने से या 2 बुक पढ़ने से हमारा काम चल जाएगा। अगर हम ह्यूमन लाइफ को अच्छे से समझ पाएंगे तो यहां पर हम बहुत सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए मैं अगर आपको एक छोटा सा हिंट दूं, जैसे जो इसका एक पार्ट हो सकता है वो ये है कि जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती रहेगी तो हमें ये देखना है कि हम इंडियंस हमारी इनकम बढ़ने पर उस पैसे को कहां खर्च करना चाहेंगे। जो गरीब आदमी है उसकी इनकम बढ़ने पर कहां खर्च होगी, जो मिडिल क्लास में है वो अपनी इनकम को बढ़ने पर कहां खर्च करेंगे, और रिच उसको कहां पर खर्च करेंगे। जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो काफी हद तक बिजनेस की क्लैरिटी आती है कि वो कौन से बिजनेसेस हैं जहां पर हमारा पैसा लगा के ज्यादा अच्छा पैसा बन सकता है। तो ये 2 चीज हो गई। सबसे पहले ऑपरेटर्स गेम प्लान, सेकंड होनी चाहिए हमारे पास बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। थर्ड पोर्शन आता है, थर्ड पॉइंट आता है इसमें फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग का। यहां पर फाइनेंशियल्स को लेकर काफी लोग फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, जबकि फंडामेंटल का मतलब होता है बिजनेस एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब कभी भी हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही चला जा रहा है तो हर कोई यही समझता है कि फंडामेंटल एनालिसिस मींस द बिजनेस मींस द बैलेंस शीट एनालिसिस। ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट एंड P&L स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जितने भी बाकी रेशोज हैं, उन सब की अंडरस्टैंडिंग को हम फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। और फाइनेंशियल एनालिसिस भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ऑपरेटर्स गेम प्लान समझना है और जितना यहां पर बिजनेस एनालिसिस है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें हैं, डीप डाउन कैसे जा सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस को समझने पे जब आप समझते हो या उसको एनालाइज करते हो तो यहां पर अकाउंटेंट बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, यहां
पर अकाउंटिंग पॉलिसीज को बहुत ज्यादा हद तक डिटेल में जाकर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की जरूरत नहीं है। हमें यहां पर एक सीईओ का रोल यहां पर निभाने की जरूरत है, यहां पर बिजनेस ओनर का रोल निभाने की जरूरत है कि बैलेंस शीट में वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बैलेंस शीट में वो कौन सी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो एक बिजनेस ओनर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझ के चलो कि ये मेरा बिजनेस है, तो मेरे बिजनेस में ये कौन कौन सी फिगर्स हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा बिजनेस यहां से ग्रो करेगा या यहां से नीचे जाएगा, और मेरी बैलेंस शीट एंड P&L स्टेटमेंट की जो फिगर्स हैं वो यहां से अच्छी हो रही हैं या यहां से बेकार हो रही हैं। उन चीजों को समझने के लिए अकाउंटिंग को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की जरूरत है। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? आप मेरी सारी वीडियोस देखो, उनके नोट्स बनाओ। मैं हमेशा से इस चीज को कहता हूं, नोट्स बना के काम करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा कि मैं कौन कौन सी फिगर्स को किस किस स्टॉक की एनालिसिस में कहां कहां इंपॉर्टेंस देता हूं। मैं सारी चीजें आपको लगातार हर वीडियो में सिखाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे हो गए 3 पॉइंट्स। सबसे पहले ऑपरेटर्स गेम प्लान, उसके बाद बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद में आता है फाइनेंशियल एनालिसिस जिसको फंडामेंटल एनालिसिस जनरल रूप में कहा जाता है, उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर ये तीनों चीजें सीख भी जाए ना, उन तीनों चीजों को सीखने के बाद भी ये क्लैरिटी कहीं नहीं आती कि हम इस शेयर को परचेज कहां करें। देखो, जो ऑपरेटर्स गेम प्लान है वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें ये सिखाता है कि ये ओवरऑल मार्केट काम कैसे करती है, इसमें एक लेवल के बाद गिरावट क्यों नहीं आती और एक लेवल के बाद गिरावट क्यों आती है ऊपर जब जाने लगता है, उससे हमें यह पता चलता है। सेकंड जो बिजनेस एनालिसिस है उससे हमें यह पता चलता है वो कौन से सेक्टर्स हैं, वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, वो कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जिनकी लगातार ग्रोथ होती रहेगी और वो आगे यहां से चलती रहेंगी। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम उन सेक्टर्स एंड उन इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल एनालिसिस का, उससे हमें पता चलता है कि उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके ऊपर हमें ट्रेड करना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस हमें यह सिखाता है कि उन यहां पर चूज की हुई, सिलेक्ट की हुई कंपनीज में वो कौन सा टाइम है जब हमें उनमें बाय करना चाहिए और कितने लेवल के लिए बाय करना चाहिए। तो कौन सी कंपनी है वो पता चलता है फाइनेंशियल एनालिसिस से, कौन सा सेक्टर है ये पता चलता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से, क्यों मार्केट में आकर काम करना चाहिए, कैसे सेफ रहना चाहिए, इस चीज का पता चलता है बिजनेस ओवरऑल ऑपरेटर्स गेम प्लान से। तो यहां पर टेक्निकल एनालिसिस को समझे बिना यहां बात नहीं बनती। और टेक्निकल एनालिसिस की जब बात आती है ना, तो यहां पर एक दो स्ट्रेटजी सीख कर काम नहीं चलता। भले ही हम इंप्लीमेंट एक दो करें, लेकिन यहां पर हमें 6, 7, 8, 9 स्ट्रेटजी सीखनी चाहिए। और क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि हर एक टाइम पर हर एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती, क्योंकि कभी मार्केट में बुल रन होता है, कभी वहां पर कंसोलिडेशन होता है और कभी वहां पर बेयर मार्केट होती है, कभी डाउन ट्रेंड होता है, कभी अप ट्रेंड होता है और कभी कंसोलिडेशन होता है। हर एक टाइम पर हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग आपकी टेक्निकल स्ट्रेटजीज काम आती है। उन चीजों को उसी तरीके से समझना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फीवर 99 है तो भी सेम टैबलेट है और फीवर 104 है तो भी सेम टैबलेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन चीजों का डिफरेंशिएशन उसमें होनी चाहिए, उसमें पावर अलग अलग होनी चाहिए, उनके सॉल्ट अलग अलग होने चाहिए। और इन चारों चीजों को सीखने के बाद भी लोगों को मैंने यहां पर फेल होते देखा। उसका रीजन यह है कि वहां पर सबसे लास्ट में जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो डिसिप्लिन है, वो मेंटेन नहीं होता। अगर सपोज हमने किसी स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू किया और अगर एक महीने उस स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट कंडीशंस या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारी इंडस्ट्री को, जो हमारे इंडियन मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं, उन चीजों के बावजूद विद इन 1 मंथ हम दूसरी तीसरी स्ट्रेटजीज को देखने लगते हैं। हम अपने ही सीखी हुई चीजों पर यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हैं, या फिर ये कहने लगो कि अगर एक महीने लगातार प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम ये सोचते हैं स्टॉक मार्केट बेकार है, हम उसमें से स्टॉप लॉस लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। यहां पर रिस्क का मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम किसी भी रूल्स को समझ लें, मींस सब चीजों को समझ लें, अच्छे से कर लें, लेकिन अगर उनको उसी तरीके से इंप्लीमेंट ना कर पाए, अगर फॉलो ना कर पाए, तो वहां पर उसको फॉल कहते हैं। और फॉल यहां पर FOUL वाला फॉल मैं कह रहा हूं यहां पर। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको अगर जितना मर्जी अच्छा खेलना आता हो, लेकिन अगर आपने फाउल कर लिया तो फिर आप गेम से बाहर हो जाते हैं। सेम ही चीज स्टॉक मार्केट में होती है। अगर हमने ऑपरेटर गेम प्लान भी समझ लिया, हमने बिजनेस एनालिसिस समझ ली, हमने फाइनेंशियल भी समझ ली, हमने टेक्निकल की सारी स्ट्रेटजीज भी समझ ली, लेकिन उसके बाद अगर डिसिप्लिन के साथ अगर हम रिस्क को मैनेज करते हुए उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो सारा का सारा काम हमारा बेकार हो जाता है और कोई फायदा नहीं होता। अब यहां पर पॉइंट ये आता है, इसको सीखा कैसे जाए, इसको समझा कैसे जाए। देखो, किसी भी चीज में
मास्टर बनने के लिए ना 3 तरीके होते हैं। एक होता है सेल्फ स्टडी, दूसरा होता है हम किसी कॉलेज में ज्वाइन करें, और तीसरा होता है हम प्राइवेट ट्यूशन लें। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना टाइम है और किस तरीके से सीखना चाहते हैं। अब अगर इन तीनों चीजों को समराइज करें तो अगर हम सेल्फ स्टडी की बात करें, सेल्फ स्टडी हम कहते हैं कि हम बुक्स पढ़नी शुरू करें। अगर हम कॉलेज की बात करें तो स्टॉक मार्केट में कॉलेज को आप मान सकते हो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, एवरी डे यहां पर 5 o'clock एक वीडियो आती है जिसमें मैं कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूं। आप डेली बेसिस पर इस क्लास को अटेंड करो, यहां पर कॉलेज को ज्वाइन करो और उससे सीखो। और तीसरा होता है प्राइवेट ट्यूशन। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं हो पाता है और आप पर्सनलाइज लेवल पर कुछ एडवांस तरीके से बहुत ज्यादा डिटेल्ड में एनालिसिस करके अपना कि भाई विवेक भाई मुझे तो आप ही का जिम ज्वाइन करना है, आप ही बॉडी बनाओगे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी करना वो आप ही कराओगे, तो पर्सनलाइज क्लासेस होती हैं। इन तीनों चीजों में जो भी आपको समझ में आता है उस तरीके से करो, लेकिन ना अगर बिना सीखे करेंगे ना तो वो मजा नहीं आएगा। बिना सीखे करने का मतलब यही है कि हम यहां पर ओलंपिक्स में भाग लेने की बात कर रहे हैं, ओलंपिक्स में दौड़ने की बात कर रहे हैं, यहां पर हम गोल्ड मेडल लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिना कोच के कर रहे हैं। बिना कोच के कैसे करेंगे? वो कोच कैसे डिसाइड करना है वो आप डिसाइड करोगे, कोच कौन होना है वो आप डिसाइड करोगे। चाहे वो आप बुक्स पढ़ के करो, चाहे वो चैनल्स को देखकर करो, चाहे वो प्राइवेट पर्सनलाइज क्लासेस में करो, जैसे भी करना है, लेकिन सीख के करना है। बिना सीखे करने से कोई मजा नहीं आता। अगर इसमें आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर डाल सकते हो अपने मैसेज। जो भी मेरी तरफ से आपको सजेशन होगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेकिन बिना सीखे करना यहां पर एक तरह से फाइनेंशियल सुसाइड करने जैसा है, उस चीज से हमें बचने की जरूरत है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और मजे करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।